बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके जो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुआ, लेबर रिफॉर्म्स हुआ या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स था, उसमें फिर ये होता है कि उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ मनफी असरात होते हैं और कुछ मुस्बत असरात होते हैं। मुस्बत असरात को भी हम लोग देखेंगे और मनफी असरात को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों की आपने सुर्खियाँ यानी कि हेडिंग्स बनानी है, जो मैं आपको एज इट इज़ लिखवाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4 हो सकता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि राइट द 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ या नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की नेशनलाइजेशन के 3 मुस्बत असरात लिखें या 3 मनफी असरात लिखें, तो आपके इन टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया बात? अब हम लोग इम्पैक्ट्स ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन एंड कॉमर्स, तो सबसे पहले इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। बेटा, इसको मैं सुर्खियों में लिखूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने किस तरीके से इनको याद रखना है, और साथ ही जब एग्ज़ाम आएगा तो आप अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में से या नेगेटिव इम्पैक्ट्स में से आपको कोई भी चीज़ लिखनी पड़ती है तो आपको वो एक लफ्ज़ याद होता है, वो एक की पॉइंट होता है उसमें। वो की पॉइंट अगर आपको याद हो जाए तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो था सैलरीज एंड बेनिफिट्स, यानी तनख्वाहें और फ़ायदे जो थे वो क्या थे। तनख्वाहें, बेनिफिट वैसे फ़ायदे को कहते हैं, मरहात भी इसे कहा जा सकता है। अब बेटा, जब ये लफ्ज़ आपके दिमाग में आएगा तो आपको फ़ौरन आपके माइंड में ये बात क्लिक करेगी कि क्या है। 1972 में जब सैलरीज़, लेबर की सैलरीज़ इससे पहले कम थी, जब लेबर रिफॉर्म्स को इम्पोज़ किया गया तो उससे सैलरीज़ में इजाफ़ा हुआ, और लेबर की जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो काम लिया जाता था वो तमाम के तमाम, वो जो रुझानात लेबर्स के हवाले से कायम हो चुके थे कि मज़दूरों का खून चूसा जा रहा है, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, वो तमाम के तमाम जो जितने भी एक्सप्लॉयटेशन थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, इससे जो सैलरीज़ और बेनिफिट थे दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज़, मरहात और सैलरीज़ में इजाफ़ा हुआ, तनख्वाहें और मरहात में इजाफ़ा। ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है कि डेफिनेटली जब लेबर रिफॉर्म्स आए तो लेबर रिफॉर्म्स के साथ तनख्वाहों में, मरहात में इजाफ़ा हो गया। ये पहला पॉइंट है। अब आप जब इसको देखेंगे कि सैलरी एंड बेनिफिट्स इंक्रीज्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज़ का मतलब होता है इजाफ़ा होना। तो सैलरीज़ में और बेनिफिट्स जो मरहात दी जाती हैं, इजाफे दिए जाते हैं, उसमें जो है वो इंक्रीज़ हुए, डिक्रीज़ नहीं हुए। अब नंबर 2 जो पॉइंट है वो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज़ नेशनल इनकम।
ठीक है। इंक्रीज नेशनल इनकम, कौमी आमदनी में इजाफा। ठीक है जी। अब इसमें लिखा हुआ है द इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन बिगेन टू पे ऑल द ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। जब इंडस्ट्रीज़ ने अपने तमाम ड्यूटीज़ को, टैक्सेस को प्रॉपरली अदा करना शुरू कर दिया तो फिर डेफिनेटली ये हुआ कि कोई भी कौम या कोई भी मुल्क या कोई भी रियासत जब अपनी ड्यूटीज़ को, टैक्सेस को प्रॉपरली अदा कर दी है तो फिर उससे नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। यानी आज तक हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी आम रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा रही है, तो इससे हम लोग ये बात अखज़ कर सकते हैं कि हम लोगों ने किसी न किसी जगह पर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ इस वजह से भी नहीं हुई कि हम लोगों ने टैक्सेस को या हम लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से अदा नहीं किया। अगर हम लोग ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से अदा करते या हम लोग टैक्सेस को अच्छे तरीके से अदा करते तो डेफिनेटली ऐसा होता कि हम लोग, हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता यानी कि तरक्की पजीर ना कहलाता बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होता। तो इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एटीट्यूड विद लेबर नंबर 3 पॉइंट है, एटीट्यूड विद लेबर्स। अब मज़दूरों के साथ जो रवैया है वो क्या हो रहा। जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लागू की गई तो या नाफिज की गई तो उससे पहले तो ये था कि मज़दूरों को सिर्फ ग़ुलाम या मज़दूर या नौकर ही समझा जाता था, लेकिन जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स नाफिज हुई उसके बाद जो ऑनर हैं और लेबर्स हैं, ऑनर्स का लेबर्स के साथ रवैया मुस्बत हो गया। उन्होंने मज़दूरों को मज़दूर समझना छोड़ दिया और उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने शुरू हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है द मिल ऑनर शोड द बेटर एटीट्यूड विद द लेबर्स। ठीक है, लेबर के साथ उनका रवैया अच्छा हो गया। एंड द स्ट्राइक वर्क ग्रेजुअली डिक्रीज, जिसकी वजह से जो हड़तालें होती थी, स्ट्राइक्स कहते हैं हड़तालों को, हड़तालें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना, आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। नंबर 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि डिस्करेज कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म है, जागीरदाराना सिस्टम है, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी लेबर रिफॉर्म्स के बाद कैपिटलिज्म, जागीरदाराना निज़ाम जो है उसका, या फ्यूडलिज्म भी इसे कहते हैं, कैपिटलिज्म अमीराना निज़ाम भी कहते हैं, जागीरदाराना के साथ साथ अमीराना, जो अमीराना एक जो 22 फैमिलीज़ थी उन्होंने पाकिस्तान की तकरीबन 60 to 80% जो है वो हम लोगों ने पढ़ा कि 60% इंडस्ट्रियल एसेट्स और 80% जो है वो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज़ को ऑन करते थे। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मोर देन 60 to 80% जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट थे वो इन्हीं कैपिटलिस्ट जो फैमिलीज़ थी उन्हीं के पास थे, तो उसको होल्ड कर रहे थे। तो जब लेबर रिफॉर्म्स जारी हुए तो उनकी जो ये कैपिटलिस्ट क्लास थी वो डिस्करेज हुई, तो और उसका डेफिनेटली जो फ़ायदा था वो मुल्क को हुआ। अब नंबर लास्ट जो है वो है प्राइस ऑफ गुड। प्राइसेस ऑफ गुड्स, यानी प्राइस कहते हैं कीमतों को, अशिया की कीमतें। अब पहले तो हालात ऐसे थे कि सारे के सारा इंतज़ाम कैपिटल या कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पास या फैमिलीज़ के पास था। तो जब
ये हुकूमत के ज़ेर असर हो गई, हुकूमत के पास आ गई इसकी तमाम के तमाम मलकियत, तो उससे फिर चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी हुई। तो यहाँ पर द कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रियल यूनिट हेल्प द गवर्नमेंट टू मेंटेन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की जो कीमतें हैं उस पर भी हुकूमत ने कंट्रोल कर लिया। नहीं तो पहले ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की कीमतों में रद्द-बदल करते थे। तो जब ये हुकूमती तवील में आई तो फिर उससे क्या हुआ, उससे जितनी भी अशिया हैं, चीज़ें हैं जो खुर्दोनोश की, खाने पीने की हैं, जो इंडस्ट्रियल जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत ने उसको कंट्रोल किया और उनकी कीमतों, उनके प्राइसेस को भी कंट्रोल किया। तो नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ज़ाहिर है जहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं वहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं। यहाँ पर मुस्बत असरात, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मनफी असरात। मनफी असरात क्या हुए। अब इसका मनफी असरात में जो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे वो है एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज। अब एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या होता है, जो अखराजात होते हैं उनमें इजाफा। अखराजात में एक्सपेंडिचर कहते हैं अखराजात को। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर्स सिंस द इंडस्ट्रीज came under the government control, the capitalists set up only few industries in Pakistan। तो कैपिटलिस्ट फैमिलीज़ ने सिर्फ चंद ही इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में जो है वो सेट की। ड्यू टू विच इंडस्ट्रीज डेवलप स्लो डाउन, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि उनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। अब बाय टेकिंग द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज ट्रेमेंडसली। तो इससे हुकूमत जो है वो उसके एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होता गया। यानी कि इंडस्ट्रियां तो सारी गवर्नमेंट के अंडर आ गई, तो उसमें चंद ही इंडस्ट्रियां फंक्शनिंग हालत में थी, बाकी सारी तो उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सबको गवर्नमेंट तनख्वाह देती थी। तो अब नंबर सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वो यही है कि बर्डन। नंबर सेकंड है पॉलिटिकल फ्रीडम। सेकंड पॉइंट है इसका, हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि सियासी आज़ादी हासिल हो गई। यानी कि एक तंजीम खुद हुकूमत ने उन सनतों के दरमियान बना दी, यूनियन बना दी, जिसमें 20% लेबर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो डेफिनेटली द लेबर यूनियन टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड वेंट ऑन स्ट्राइक्स। तो इससे वो फ़ायदा उठाते थे। जब यूनियन बनी तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, और जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हुई एंड डेमोन्स्ट्रेशंस फ्रीक्वेंटली सीइंग इंक्रीज एंड इन बेनिफिट एंड ग्रेटली अफेक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट्स। अब उसमें क्या हुआ कि जब उनमें यूनिटी हुई तो वो स्ट्राइक पे चले जाते थे। यानी कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर एक इंडस्ट्री या सनत के अंदर एक यूनियन बनी हुई है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें कम हैं, वो तनख्वाहों को इंक्रीज़ करने के लिए चले जाते हैं, तो वो कहते हैं जी फ़लाँ इंडस्ट्री में तो 5,000 रुपये पर लेबर जो है वो दिया जा रहा है, यहाँ पर तो 4,000 या 4,500, तो हमें 500 रुपये इजाफा चाहिए। तो उसमें फिर क्या होता था, यूनियन मिलकर ये फैसला करती थी। फिर एक यूनियन जब स्ट्राइक अनाउंस करती थी, हड़ताल करती थी, तो फिर सारी यूनियन हड़ताल पे चली जाती थी। तो फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। ठीक है, ये एक पॉइंट है। नंबर नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स।
जिसे हम लोग सियासी भर्तियां कहते हैं। हुकूमत अगर डेमोक्रेटिक हो या कोई भी हो तो हम लोग देखते हैं कि प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं। पिछले दिनों में जब नून लीग की हुकूमत थी तो वो ये कहते थे कि हम लोग पीआईए की निजकारी या उसको प्राइवेटाइज करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उसकी एक स्पेसिफिक तादाद ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें फिर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 15 भर्तियाँ हो गई। अब काम तो वो 10 लोग कर रहे हैं, जो 5 लोग इजाफी भर्ती किए गए जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, तो उस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर फिर उसका नुकसान क्या होता है। अब वो लोग जो अपॉइंट हुए हैं उन लोगों ने तनख्वाहें तो लेनी है, तो वो तनख्वाहें नेशनल इनकम के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होती हैं, क्योंकि काम काज कोई भी नहीं करते और तनख्वाहें फ्री में उनको दी जाती हैं। तो इससे अवॉइड करना चाहिए बुनियादी तौर पर, क्योंकि ये मुल्क और कौम के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है। उसकी नेशनल इनकम, उसकी प्रोग्रेस, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो था, हम लोगों ने ये देखना है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स आज भी हो रही हैं, करप्शन आज भी हो रही है। तो जब तक मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होते, जब तक मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, टैलेंटेड लोग आगे नहीं आते, तब तक किसी भी कौम को या किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो नागुज़ीर होती है। उसके लिए तरक्की करना पॉसिबल नहीं होता। नंबर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है करप्शन। करप्शन जो है ये हर दौर में होती रही है, और यहाँ पर द सैलरी ऑफ स्टाफ डिड नॉट शोल्डर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली विच प्रोमोटेड करप्शन इन द कंट्री। अब सैलरीज जो है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप रेलवे डिपार्टमेंट है या सीडीए है, जब ये शुरू हुए तो इनमें कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स भी हुई जो लोग तकरीबन पहले 18 साल वो लोग जॉब पर ही नहीं गए, लेकिन उनको उनकी सैलरीज मिलती रही हैं, विच इंक्रीज द बर्डन ऑफ द नेशनल इनकम। लास्ट पॉइंट है हमारा नेशनल इनकम के हवाले से ही। अगर किसी भी मुल्क में या किसी भी इंडस्ट्री में उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम के हवाले से हम लोगों ने बात की कि स्ट्राइक होती हैं, तो स्ट्राइक्स की वजह से मज़दूर या जितने भी लेबर यूनियन हैं वो हड़तालों पे चली जाती हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें मिलती रहती हैं। इसी तरह पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, करप्शन होता है। इन तमाम का जो इम्पेक्ट आता है वो नेशनल इनकम के ऊपर आता है। तो इससे नेशनल इनकम डिक्रीज़ हुई। इट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इसमें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।